हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था नौकरशाही के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लैंड में या ब्रिटेन में नौकरशाही। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम दोनों ही समानार्थक माने जाते हैं, जबकि इनमें अंतर है। स्थिति यह है कि पश्चिमी यूरोप से अलग अटलांटिक महासागर में कुछ द्वीप समूहों का नाम यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स सभी सम्मिलित हैं। इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त नाम यूनाइटेड किंगडम है। ब्रिटेन भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा देश है, इसलिए यहाँ एकात्मक प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित है, अर्थात सभी लोक सेवक केंद्रीय सरकार के अधीन कार्यरत हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन के कार्यों को संचालित करने के लिए काउंटी बरो, काउंटी परिषद, म्यूनिसिपल बरो शहरी जिलों और ग्रामीण जिलों में बांटा जाता है। इस प्रकार लंदन शहर को वृहत्तर लंदन या लंदन बरो नामक स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रशासित किया जाता है। सरकार के प्रत्येक स्तर और विभागों में समितियां बनाकर कार्य करने की परंपरा भी ब्रिटिश प्रशासन की विशेषता है। ब्रिटेन में नौकरशाही या लोक सेवाओं के विकास, उसके वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। सिविल सर्विस या होम सिविल सर्विस के रूप में हर मैजिस्ट्री को जाना जाता है। क्राउन कर्मचारियों का स्थायी नौकरशाही या सचिवालय है, जो हर मैजिस्ट्री सरकार का समर्थन करता है, जो कि एक कैबिनेट से बना है। मंत्रियों द्वारा चुना ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के साथ साथ 3 में से 2 न्यायगत प्रशासनों, स्कॉटिश सरकार, वेल्स सरकार नहीं बल्कि उत्तरी आयरलैंड कार्यकारी सरकार है। वेस्टमिनिस्टर राजनीतिक व्यवस्था को लागू करने वाले अन्य राज्यों की तरह हर मैजिस्ट्री होम सिविल सर्विस ब्रिटिश सरकार का एक अविभाज्य हिस्सा है। सरकार के मंत्रियों के कार्यकारी निर्णय HM सिविल सेवा द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। सिविल सेवक क्राउन के कर्मचारी होते हैं, न कि ब्रिटिश संसद के। सिविल सेवकों की कुछ पारंपरिक और वैधानिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, जो कुछ हद तक उन्हें सत्ता में पार्टी के राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल होने से बचाती है। वरिष्ठ सिविल सेवकों को संसद में हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में सिविल सेवक शब्द में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारी शामिल नहीं हैं। हालांकि कोई निश्चित कानूनी परिभाषा नहीं है। इस शब्द को आमतौर पर एक नागरिक क्षमता में काम करने वाले क्राउन के नौकर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक राजनीतिक कार्यालय का धारक नहीं है। कुछ अन्य कार्यालयों के धारक, जिनके कार्यकाल के संबंध में कार्यालय का विशेष प्रावधान किया गया है, नागरिक सूची से भुगतान की गई व्यक्तिगत क्षमता में क्राउन का एक नौकर है। सिविल सेवा में सरकारी मंत्री, ब्रिटिश सशस्त्र बलों के सदस्य, पुलिस, स्थानीय सरकारी अधिकारियों के अधिकारी शामिल नहीं होते हैं, या संसद के सदनों के क्वांगो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी या शाही परिवार के कर्मचारी शामिल होते हैं। मार्च 2018 के अंत तक गृह सिविल सेवा में 4,30,075 सिविल सेवक थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.5% अधिक थे। यूनाइटेड किंगडम में 2 अन्य प्रशासनिक रूप से अलग सिविल सेवाएं हैं। एक उत्तरी आयरलैंड के लिए, दूसरी विदेश सेवा है। इन सेवाओं के प्रमुख स्थायी सचिव प्रबंधन समूह के सदस्य होते हैं। अगर इंग्लैंड में ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही की बात की जाए, तो इसकी स्थापना इंग्लैंड में अविनाशी स्पाइसनल जॉन लूथर द्वारा 1940 में इसके संदर्भ में बात की गई है। राज्य के कार्यालय इंग्लैंड और बाद में यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुए। प्रारंभ में अपने राजनेताओं के लिए सचिवालय से कुछ अधिक नहीं थे, जो अदालत में पदों पर रहते थे। उन्हें राजा द्वारा एक संरक्षक की सलाह पर चुना जाता था और आमतौर पर उनके संरक्षक के प्रभाव खोने पर उन्हें बदल दिया जाता था।
18वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के विकास और आर्थिक परिवर्तनों के जवाब में कार्यालय ऑफ वर्क्स और नेवी बोर्ड जैसे संस्थान बड़े हो गए। प्रत्येक की अपनी प्रणाली थी और कर्मचारियों को खरीद और संरक्षण द्वारा नियुक्त किया जाता था। 20वीं शताब्दी तक यह स्पष्ट हो गया कि ये व्यवस्थाएं काम नहीं कर सकती। शासन सिविल सेवा मंत्री सिविल सेवा मंत्री का पद सिविल सेवा का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह एक राजनीतिक पद है जो हमेशा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के पास रहा है। गृह सिविल सेवा के प्रमुख देश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले सिविल सेवक कैबिनेट सचिव हैं। एक सहायक शीर्षक जो पदाधिकारी के पास भी था वह गृह सिविल सेवा का प्रमुख था या हाल ही में कभी कभी सिविल सेवा का प्रमुख भी रहा है। कैबिनेट कार्यालय के कैबिनेट सचिव और स्थायी सचिव भी रहे हैं। डेविड कैमरून की गठबंधन सरकार के बाद तीनों पदों को एकल धारक से अलग कर दिया गया। तीनों पदों को एक साथ रखने वाला अंतिम व्यक्ति गस ओडोनल था। कैबिनेट सचिव गृह सिविल सेवा के प्रमुख और कैबिनेट कार्यालय स्थायी सचिव सितंबर 2005 जनवरी 2012 तक रहे। पोस्ट होल्डर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सिविल सेवा अपने सामने आने वाली रोज़मर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए कौशल और क्षमता से लैस है और इस सिविल सेवकों निष्पक्ष और सभ्य वातावरण में काम करे। वे स्थायी सचिव प्रबंधन समूह और सिविल सेवा संचालन बोर्ड की अध्यक्षता भी करते हैं, जो सिविल सेवा के मुख्य शासी निकाय हैं। स्थायी सचिव प्रबंधन समूह PSMG समग्र रूप से सिविल सेवा के लिए रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर विचार करता है, साथ ही कॉर्पोरेट नेतृत्व प्रदान करता है, जहां सभी सरकारी विभागों में एक ही पद की आवश्यकता होती है। इसकी अध्यक्षता गृह सिविल सेवा के प्रमुख और इसमें प्रथम स्थायी सचिव और अन्य चयनित स्थायी सचिव और महानिर्देशक शामिल होते हैं। इसमें उत्तरी आयरलैंड सिविल सेवा के प्रमुख और राजनयिक सेवा के प्रमुख भी शामिल होते हैं। सिविल सेवा संचालन बोर्ड CSSB की स्थापना 2007 में हुई थी और इसकी मासिक बैठक होती है। इसकी भूमिका PSMG द्वारा सौंपे गए विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके सिविल सेवा के प्रदर्शन और प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। CSSB की अध्यक्षता गृह सिविल सेवा के प्रमुख द्वारा की जाती है। सिविल सेवा आयुक्त सिविल सेवक नहीं है और मंत्रियों से स्वतंत्र है। उन्हें सीधे शाही विशेषाधिकार के तहत क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे रानी को सालाना रिपोर्ट प्रदान करते हैं या रिपोर्ट पेश करते हैं। राजनीतिक तटस्थता गृह सिविल सेवा एक राजनीतिक रूप से तटस्थ निकाय है जो निर्वाचित सरकार के नीति कार्यक्रमों को निष्पक्ष रूप से लागू करने का कार्य करती है। सिविल सेवा कोड्स सिविल सेवकों से अपेक्षित मूल मूल्य और मानकों को रेखांकित करने के लिए 2006 में सिविल सेवा कोड का एक संस्करण पेश किया गया था। बुनियादी मूल्यों के रूप में परिभाषित करते हैं एक अखंडता, ईमानदारी, निष्पक्षता। पिछले मूल्यों में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन मूल मूल्यों के भीतर हटा दिया गया। संहिता में कुछ उल्लंघनों पर सिविल सेवक आयुक्तों से अपील की एक स्वतंत्र पंक्ति शामिल की गई। सितंबर 2020 तक मार्च 2015 में अपडेट किया गया एक संस्करण समान मूल मूल्यों के साथ वर्तमान में उपलब्ध है। सिविल सेवकों के अलावा विशेष सलाहकार भी कोड द्वारा कवर किए जाते हैं, सिवाय प्रकृति के निष्पक्षता की आवश्यकताओं के कारण इन्हें दूर रखा जाता है। सिविल सेवा प्रबंधन कोड सिविल सेवा प्रबंधन संहिता सिविल सेवकों की सेवा के नियमों और शर्तों के संबंध में विभागों और एजेंसियों को नियम निर्देश निर्धारित करती है। प्रत्येक देश में लोक सेवाओं में अनुशासन, कर्तव्यपरायणता और नैतिकता के
स्तर को उच्चता प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ आचरण संबंधी नियम बनाए जाते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, जबकि कुछ नियम किसी देश या शासन व्यवस्था विशेष की परिस्थितियों पर ही आधारित होते हैं। सिविल सेवा आयुक्तों की भर्ती संहिता। सिविल सेवा आयुक्तों की भर्ती संहिता का रखरखाव सिविल सेवा आयुक्तों द्वारा ही किया जाता है और यह निष्पक्ष और खुली प्रतियोगिता के आधार पर योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धांत पर आधारित है। संरचना। गृह सिविल सेवा की संरचना को संगठनों, ग्रेड, व्यवसायों में विभाजित किया गया है। राज्य के प्रत्येक सचिव का एक विभाग होता है जिसमें कार्यकारी एजेंसियां और गैर विभागीय सार्वजनिक निकाय इसके अधीनस्थ होते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि जिस किसी भी नागरिक को प्रशासनिक निर्णयों और कार्यों के विरुद्ध शिकायत होती है तो वह सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के सांसद को लिखित रूप में शिकायत प्रस्तुत करते हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं कि ब्रिटिश नौकरशाही लोक सेवाओं की विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन में योग्यता प्रणाली पर आधारित लोक सेवा अपनी कुशलता, ईमानदारी, तटस्थता, नैतिकता और उत्तरदायित्व के लक्षणों से युक्त है, जिसकी ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में ब्रिटिश समृद्ध परंपराओं और कानूनों के अनुरूप महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।